जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है पॉलिटी से जुड़ा हुआ। और पॉलिटी की बात करें तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हम लोग आज करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे यूपीएसआई के, या हम कह सकते हैं पॉलिटी के। तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इतना मान के मत चलिए कि अगर मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ तभी ये मेरे लिए जरूरी है, अन्यथा नहीं है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, सभी परीक्षाओं में पॉलिटी पूछी जाती है। तो यहाँ पर रिटर्न में थोड़ा मिलेगा और उसके बाद पीवाईक्यू किए जाएंगे। और पीवाईक्यू जो होंगे भारतीय संविधान के होंगे, जैसे हमारी सीरीज चल रही है। तो ये पॉलिटी की हमारी क्लास नंबर 5th होने वाली है, यानी 4th क्लासों में करीब मैंने आपको 250 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 4 क्लासों में, पहली क्लास में 100 है, फिर बाद में 3 क्लासों में 50% क्वेश्चनों का आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। मूल विधि भी मैंने कवर कर दी है, वो भी आ जाकर आप क्लास में पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग पॉलिटी पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मेरी जो क्लासें हो रही थी तो ओनली केवल पीवाईक्यू पे हो रही थी। अब हम लोग एक माइंड मैप के तरीके से पॉलिटी भी समझेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो उस शिक्षा के चैनल से जुड़े रहिए। तो आज हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, पॉलिटी की। तो जैसे आपको पता है, ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए 1600 में महारानी एंजिला बेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार उसको मिल गए थे। बादशाह शाह आलम ने 1764 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया था भारत में व्यापार करने का। ठीक है। तो अगर हम इस लोग को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़े तो पहले इसको हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंपनी का शासन, दूसरा सम्राट का शासन। तो आज हम लोग कंपनी का शासन पढ़ेंगे। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। तो इसमें कितने एक्ट आए, कौन से एक्ट में कौन सी बात कही गई, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो पहला एक्ट हमारा कब था? 1773 का, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब इस एक्ट की क्या विशेषता थी? पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, और इसके पहले जो गवर्नर थे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे। ये बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर थे। वो कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखना, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से व्यापार व रिश्वत लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। किस एक्ट के तहत? का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस एक्ट के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा किया गया था। 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी एक तरीके से हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जो कमियां थी उनको ठीक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक और नया एक्ट पारित कर दिया, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ कहते हैं। ये पारित हुआ था 1781 में, जिसे हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी उस टाइम उस एक्ट का नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1784 का पीटर्स एक्ट, ये क्या था? तो इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे विलियम्स पिट द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? इसकी पहले नंबर अगर विशेषता की बात करें तो इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया था? तो 1784 के पिट्स एक्ट के तहत। और कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अध्यापित का क्षेत्र कहा गया। सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1784 का जो एक्ट था, इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण मिल गया था। 1793 का चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट क्या था?
तो भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी मोटे तौर पे हम ये कहें, जो भारत पर एक तरीके से जो व्यापार करने की जो अंग्रेजों की नीति थी, ठीक उन पे जो एक तरीके से पूरा अधिकार, उनको एकाधिकार था, उसको अगले 20 सालों तक उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। फिर इसी तरीके से वो बढ़ाते गए, 20 साल तक ले वो बढ़ाते गए, और फिर जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक इनका 20 साल का एक रेशियो चलता रहता है। और इनका आखिरी जो एक्ट आता है 1853 में आता है, उसे चार्टर एक्ट कहा जाता है, वो इनका आखिरी एक्ट होता था। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है, जिससे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो जो पहला चार्टर कानून था, ठीक है, क्या हुआ था, इसी एक्ट के तहत कंपनी का जो अधिकार था वो अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसी एक्ट में कमांडर इनके गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई थी। यहाँ से कई कई क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ से यहाँ पे जो 1793 का चार्टर्ड कानून ऑप्शन में दिया, चार्टर्ड कानून 1813, चार्टर्ड कानून 1833, चार्टर्ड कानून 1853, ऑप्शन देके ये पूछा गया कि इसमें से ये बताइए, कमांडर इनके गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य होने की अनिवार्यता किस चार्टर एक्ट में समाप्त कर दी गई। तो चार्टर्ड एक्ट 1793 में खत्म कर दी गई। हम बात करें चार्टर्ड कानून 1813 की बात, तो भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी एक तरीके से मोटे तौर पे कहे, जो भारत में कंपनी के जो व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। तो किस चार्टर कानून एक्ट में समाप्त कर दिया गया, तो 1813 में समाप्त कर दिया गया। अब इसकी बहुत ज्यादा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अच्छा, मोटे तौर पर ये हम समझने की कोशिश करते हैं, भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और जितने भी ब्रिटिश के लोग थे, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश के लोग थे, उनको भारत में व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दी गई। यानी एक तरीके से भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। तो इस वजह से जितने भी व्यापारी थे जो ब्रिटिश से आ रहे थे, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर व्यापार करने के लिए पर्पज से आ रहे थे। उस टाइम भारत ही ऐसा देश था जो सबसे ज्यादा चीजों को निर्यात करता था। लेकिन आज भारत की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, वो सबसे ज्यादा चीजों को आयात करता है, ना कि निर्यात करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में शुरू से ऐसी कमियां रही हैं कि हम लोग अपनी निर्यात करने की जो मकसद है, या निर्यात करने का जो प्रोसेस है, या जो चीजें निर्यात करनी चाहिए, हम लोग प्रोडक्शन पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। जबकि हमारा पूरा फोकस कहाँ से रहता है, दूसरों से चीजें मंगाना, दूसरे देश से चीजों का आयात करना। और जितना ज्यादा हम दूसरे देश पे डिपेंड करेंगे, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी खराब होगी, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब होगी, क्योंकि सारा पैसा हमारा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आजकल अब उसकी गिनती नहीं होती है। अब इसकी और क्या विशेषताएं थी कि चार्टर्ड कानून 1813 की चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा है, जारी रखा। यानी जो चाय के व्यापार होते जो व्यापार होते थे, उसमें कंपनी ने अपना एकाधिकार एकदम जारी रखा। यानी कहा, मैं ही मोटा मोटा इस पे मेरा ही अधिकार रहेगा और किसी पे नहीं रहेगा। यानी जो भी चीन के साथ चीन चीनियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। तो ये मेन पॉइंट क्वेश्चन कई बार यहाँ पर क्वेश्चन बना एग्जाम में कि किस चार्टर एक्ट में ईसाइयों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। तो चार्टर कानून 1813 के एक्ट के तहत और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की अनुमति दे दी गई। तो ये नहीं कि हम मोटे तौर पे बात करें, जो चार्टर्ड कानून 1813 था, इस कानून में भारत की जो स्थानीय सरकारें थी, उनको ये बोला गया कि आप व्यक्तियों पर कर लगाइए, और कर वो लोग भुगतान न कर, अगर कर का भुगतान वो लोग नहीं कर पा रहे तो उन्हें दंड दीजिए। यानी दंड की व्यवस्था भी उसमें लगा दी गई। अगर हम 1813 का चार्टर्ड अधिनियम की बात करें, तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि किस चार्टर्ड एक्ट में जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के एक्ट के तहत। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम
बैक्टिंग, ये क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर इनका नियंत्रण हो जाता है। मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। तो यहां पर याद रखना कि देखो, प्रयास तो यहां पर हुआ था 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, लेकिन प्रयास किया गया था, लेकिन 1853 का एक्ट था उसमें व्यवस्था की गई थी। तो प्रयास भी मायने रखता है। कभी कभी पूछ लेता प्रयास कब किया गया था, तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां थी उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम क्या कहता है? तो पहले ही कहा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। यानी एक मोटे तौर पे हम कह सकते हैं जो सिविल सेवकों की जो भर्ती परीक्षा थी उसके चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। लेकिन अगर हम बात करें प्रयास कहाँ किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 में ऐसा किया गया था, लेकिन यहाँ पर खोल दिया गया। और भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। यानी याद रखना केवल ब्रिटिश के लिए नहीं, भारत के जो भी नागरिक थे उनके लिए भी एक खोल दी गई। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो मैकाले की नियुक्ति 1854 में इसी सिविल सेवक परीक्षा के लिए की गई थी। और उस समय जो कंपनी की जो सेवाएं थी वो दो तरह की होती थी। एक जो होती थी उच्च सिविल सेवा होती थी और एक निम्न सेवा होती थी। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई थी, जबकि दूसरी अन्य तरीके से क्या होती थी? निर्मित होती थी। कानून में प्रथम बार भारतीय केंद्र विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1853। अब हम करेंगे पीवाईक्यू। प्रश्न हमारा 1051 क्या कहता है? जो भारत का जो संसद सत्र होता है वो से आरंभ होता है। तो ये आरंभ होता है जब राष्ट्रपति संबोधित करता है और दोनों सदनों को उस संयुक्त रूप से संबोधन प्रस्तुत करता है। तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के द्वारा जो भारत का जो संसद सत्र होता है वो चालू होता है। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? यानी किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? तो 2 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्तियां उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? रूपांतरण, दंड विराम, दंड निलंबन, दंड घटना। तो रूपांतरण यानी पूर्ण क्षमादान। ठीक है, एक तरीके से जो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां होती है उससे मेल नहीं खाती है। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट भी हो जाएगा। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, उसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा द्वारा महाभियोग द्वारा, इसके भी द्वारा हम एक तरीके से विधानसभा द्वारा महाभियोग द्वारा, ये भी द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा पदोचित के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी एक तो उस तरीके से उसका प्रमोशन हो जाए या डिमोशन हो जाए, उस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। 1983 में स्थापित
भारत के राजपत्र का देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? यहाँ पर बात हो रही 2017 की और 30 नवंबर की, तो थे राजीव महर्षि। कौन थे? राजीव महर्षि क्या थे? उस टाइम महालेखक परीक्षक थे। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। तो कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। कौन है? लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कटौती प्रस्ताव एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? तो सटीक कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट होगा। अंगल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो उस टाइम जो सीटें आरक्षित थी वो 2 थी। कितनी थी? 2 थी। लेकिन अगर वर्तमान, और इनका दोनों को एक तरीके से मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता? मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब इसको वर्तमान समय में, और ये मनोनीत होती थी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन आज के वर्तमान टाइम पीरियड की बात करें तो ये इन 2 सदस्यों की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा जो कथन है जो सही है? या केवल लोकसभा में लाया जा सकता है? बिल्कुल। या केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल। तो दोनों क्या हमारे राइट है। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 26 दिसंबर और 1925। ठीक है, तो केवल ईयर दिया है तो हमारा ईयर सही हो जाएगा 1925। अब किसके द्वारा की गई थी ये मायने रखती है, और कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में एम एन राय के द्वारा की गई थी। और यही वो आदमी थे जिन्होंने 1934 में संविधान के प्रस्ताव पर एक तरीके से प्रस्ताव पर विचार विमर्श, एक तरीके से हम कह सकते हैं सुझाव दिया था। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो पहले घंटे को किसको कहा जाता है? पहले घंटे को। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो कह रहा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें कितनी आरक्षित है? तो कितनी है? 47। कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 47। ठीक है, यानी एसटी की बात कर रही हूँ। किसकी बात हो रही? एसटी की बात हो रही। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 84। अनुसूचित के लिए कितनी आरक्षित की गई हैं? 84। संसद सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक है। तो कौन होता है? अभिरक्षक होता है। कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? राज्यों के राज्यपाल किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये भी किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी नियुक्ति नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों में कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीकी लेखा परीक्षा के कार्यों को सौंपा गया है
पर सौंपा गया है, तो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसको सौंपा गया है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? लोगों द्वारा नियुक्त दुनिया के न्यायाधीश, लोगों की देखभाल करना, नागरिकों की पसंद। तो इसका अर्थ होता है हिंदी में लोगों की देखभाल करना। क्या होता है? लोगों की देखभाल करना। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? तो कौन था? तो सत्यम कंप्यूटर्स मामला, सत्यम कंप्यूटर्स मामला। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है कथनीय, जो गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, या 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति रहता है राज्यपाल नहीं बन सकता, तो यही राइट होगा। तो उसकी वर्ष कितनी होनी चाहिए? उम्र 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा और राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा टॉपिक सही है, कौन सा पॉइंट सही? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हाँ, यही थे। तो यही हमारा ए क्या हो गया? राइट हो गया। आगे हम देखेंगे नहीं। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? यहाँ पर बात हो रही है मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव का जो चयन करता है कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? क्षेत्रफल, भाषा, जनसंख्या या साक्षरता? तो जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? जो अखिल भारतीय सेवाओं की जो होती है वो नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखना, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जल्दी इसका राष्ट्रपति से जुड़ी जितनी भी शक्तियां उनका वीडियो बना के अपलोड करूंगा। की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सेना अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति किसके पास निहित होती है? तो राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर बात रहा राज्यसभा के कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा का कोहरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है। यानी कोहरम का मतलब होता है लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर बात करें वर्तमान में, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। राज्यसभा के सदस्य अवधि कितनी होती है? उसका टाइम पीरियड कितना? तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? या मतलब उस टाइम पूछा गया था, तो बनने वाला है, बनने वाला था या बना था? तो आंध्र प्रदेश। किससे? आंध्र प्रदेश। एक तरीके से उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। ये 2013, 14, 15 की बात है। कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद। कौन पारित करता है? संसद। राष्ट्रपति का आदेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, तो संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, ठीक है। इसमें भी नहीं। संसद के दोनों सदन सत्रों में हो, ये भी राइट नहीं होगा। कोई भी सदन सत्र में नहीं है, तो ये होगा राइट।
तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक होता है अगर कोई भी सदन में नहीं मौजूद है। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। कह रहा संसद और विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? यानी मान लिया हम अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभापति करता है। कौन करता है? उपसभापति करता है। उपसभापति। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी चीज है जो आवश्यक होनी चाहिए? उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो। तो ये कोई फिक्स नहीं है। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, हाँ कहीं पर भी हो, ठीक है। तो यही क्या होगा? राइट होगा। यही क्या होगा? राइट होगा, बी। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? जो साधारण विधेयक होता है वो किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो कोई भी सदन हो सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है? तो यहाँ पर बात हुई निम्न में कौन ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, लेकिन 2019 में वहां पर सब चीजें लागू हो गई। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास होता है? किसे होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसे होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है? अगर आप चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो उसके ऊपर क्या चलेगा? संसद में महाभियोग चलेगा। संसद में महाभियोग चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, राइट। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यहाँ पर बात राज्यसभा में भारत का जो राष्ट्रपति होता है कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो 12। कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।